क्या खाक वो जीना है जो सिर्फ अपने ही लिए बना हो, खुद मिट के किसी और को मिटने से बचा लो। टूटे हुए पतवार हैं कश्ती के तो गम क्या, अपने ही बाजुओं को तुम पतवार बना लो। नमस्कार, डीडी राजस्थान की ओर से कार्यक्रम धरती धुरारी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं इस समय आपके साथ गौरव शर्मा। स्वीकार कीजिए नमस्कार मेरी ओर से भी। आज हमने टूटे हुए पतवार, कश्ती और दूसरों के लिए जीने की बात इसलिए की क्योंकि आज के हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ जो मेहमान हैं, जो खास शख्सियत हैं, वो इसी तरह की हैं क्योंकि उन्होंने अपने पूरे जीवन को दूसरों के कल्याण के लिए और दूसरों को ऊंचा उठाने के लिए समर्पित कर दिया है। उनकी उम्र कम है लेकिन जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, और अगर जिम्मेदारी बहुत बड़ी है तो स्वभाव उनका उतना ही विनम्र है। हमें आपको बताते हुए बहुत खुशी है कि आज के हमारे इस कार्यक्रम धरती धुरारी में मेहमान के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं श्री अविनाश गहलोत, माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री राजस्थान। सर, बहुत बहुत स्वागत आज के हमारे इस कार्यक्रम धरती धुरारी में। बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि हमने आपको बताया कि अभी हाल ही में श्री अविनाश गहलोत जी ने प्रदेश के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री का पदभार संभाला है, और जिस तरह से उन्होंने अपनी कार्यशैली दुनिया के सामने रखी है और जिस तरह से अपने विभाग में उन्होंने सक्रियता रखी है, उससे हमें एक बहुत सकारात्मक संदेश मिलता है कि आगे आने वाला समय जो है वो राजस्थान की जनता के लिए बहुत ही सुखद होने वाला है, और विकास के से दूर मौजूद उस व्यक्ति तक हर योजना का लाभ पहुंचेगा, उनके जीवन को आगे बढ़ाने में योगदान मिलेगा। अविनाश जी, आपसे आज के इस कार्यक्रम में न सिर्फ आपसे गरीबों के कल्याण की, समाज के वंचित वर्ग की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे मन में बहुत उत्कंठा है आपके बारे में कुछ जानने की। शुरुआत इसी बात से करना चाहेंगे कि आपके छात्र जीवन से, आपके शुरुआती जिंदगी से, कि किस तरह से छात्र जीवन आपका कहाँ बीता, बचपन कहाँ बीता, और किस तरह से आपने अपने जीवन की शुरुआत की। देखिए, मैं एक मध्यम वर्ग परिवार से आता हूँ। मेरे पिताजी HM रिटायरमेंट हैं, मेरी माताजी हाउसवाइफ हैं, और मेरा परिवार एक साधारण सी फार्म हाउस पर रहने वाला परिवार है। शुरू से हम लोगों ने गांव में, छात्र जीवन से लेकर अभी तक गांव में ही हम लोग रहते हैं जी। और मेरा सौभाग्य है कि मैं मेरे परिवार के संस्कारों को लेकर और मेरे गुरुजनों के संस्कारों को लेकर मैंने हायर एजुकेशन की है, और जैतारण मेरी जन्मस्थल भी है, कर्मस्थल भी है। उसके बाद मैंने कॉलेज एजुकेशन किया, उसके बाद मैंने लॉ भी किया, फिर फिजिकल ट्रेनिंग भी किया मैंने। तो एजुकेशन मेरा पूरा है क्योंकि मेरे फादर टीचर थे, तो उनका सपना था कि मैं RS बनूं, RTS बनूं, प्रशासनिक सेवाओं के अंदर जाऊं। लेकिन ईश्वर को कुछ जो और मंजूर था, मुझे राजनीतिक अवसर मिला, और मैंने लाखों लोगों की सेवा करने का जो अवसर ईश्वर की कृपा से, पार्टी की कृपा से मिला है, तो आज मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जहां मैं सोच भी नहीं सकता था कि मुझे इस प्लेटफॉर्म में आने का अवसर मिलेगा। क्या छात्र जीवन से ही राजनीति की शुरुआत हो गई थी? क्योंकि अक्सर हमने देखा है जो राजनीतिक व्यक्तित्व होते हैं उनकी जो लीडरशिप क्वालिटी है वो छात्र जीवन से ही शुरू हो जाती है। वो कौन सा पल था कि जबकि आप राजनीति की तरफ आपका रुझान हुआ? देखिए, मैं जब छोटा था तब मैंने फादर के साथ में स्कूल में एडमिशन लिया था। वो टीचर थे, मैंने उनके साथ में एडमिशन लिया। उसके बाद में ABP जो है छात्र संगठन, उसकी विचारधारा से प्रभावित रहा। कॉलेज एजुकेशन में मैं विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, RSS की विचारधारा से प्रभावित रहा, और शुरू से मुझे मेरे जीवन में उसी विचारधारा का प्रभाव है। और थोड़ा मुझे शुरू से लीड करने का शौक था। मैं क्लास में मॉनिटर भी हुआ करता था, वहाँ से शुरुआत हुई। उसके बाद मुझे जब खेल में था तब मैं कैप्टन होना पसंद करता था जी। मैं स्टेट लेवल का प्लेयर भी रहा हूँ, मुझे बेस्ट प्लेयर का अवार्ड भी मिल चुका है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो कुल मिलाकर शुरू से ऐसा जो ईश्वर सहयोग बनाता है उसके कारण मुझे यहाँ अवसर मिला है। लेकिन शुरू से कहीं न कहीं बचपन से ऐसा लग रहा था कि मुझे वहाँ जाना है, और ईश्वर ने वो मौका मुझे दिया है। जी, आपके इस साक्षात्कार के लिए जब हम आपके जीवन को देख रहे थे तो आपकी क्वालिफिकेशन में 3 अलग अलग विषमताएं हमें देखने को मिली। सबसे पहले आपने BA किया, और BA करने के बाद में आपने BPEd किया, और BPEd के बाद में LLB किया। ये तीनों बिल्कुल एक अलग अलग स्ट्रीम है। क्या आप कह सकते हैं कि अगर हमें एक राजनीतिज्ञ, अगर अविनाश गहलोत नहीं मिलते तो क्या एक फिजिकल कोच या एक वकील हमें मिले होंगे?
देखिए, मेरा शुरू से ये सपना था कि मैं एक स्पोर्ट्स प्लेयर बनूं, स्पोर्ट्स प्लेयर के बाद में फिजिकल कोच भी बनूं, और ताकि मुझे जो मेरा पसंदीदा स्पोर्ट्स जो सेक्टर था उसमें जाने का मुझे बहुत इंटरेस्ट था कि कौन सा खेल खेलते थे? किस खेल में ज्यादा रुचि थी? क्रिकेट ज़्यादा खेलता था, ऑफिशियल गेम हॉकी रहा था, और उसके बाद में वॉलीबॉल। ये 3 गेम जो हैं शुरू से मैं खेलता हूँ। अभी जब कोविड का टाइम था तो हमने क्रिकेट सुबह और शाम को वॉलीबॉल, ये 2 गेम हमने 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम को खेलना शुरू किया था। उससे फिजिकल फिटनेस भी ठीक रहती है और मेंटली भी हम लोग थोड़ा फ्रेश रहते हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री जी का भी यह आह्वान है कि एक युवाओं के देश में उनका फिट इंडिया का जो उनका कॉन्सेप्ट है, तो क्या आपको लगता है कि जिस तरह से आपने अपने जीवन की शुरुआत जो खेलों के साथ में की, क्या आपको लगता है कि आज का युवा खेलों की तरफ और जाए तो एक फिट इंडिया को बनाए रखने में मददगार साबित हो सकता है? देखिए, बिल्कुल सही है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जब से 2014 के बाद प्रधानमंत्री बने जी, उन्होंने युवाओं को आगे लाने के लिए, खेल को आगे लाने के लिए हिट इंडिया फिट इंडिया नारा दिया। खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। ये एक ऐसा महत्वपूर्ण जो हम कह सकते हैं कि एक स्टेप था केंद्र सरकार का, जहां युवाओं को खेल के माध्यम से आगे लाने का प्रयास था जी। खेलो इंडिया योजना भी चलाई, जहां विभिन्न स्कूल में, कॉलेज के अंदर उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कुछ फंड भी दिया, उन्होंने स्टेडियम के लिए दिया, प्लेग्राउंड्स के लिए दिया, एलिमेंट्स के लिए, इक्विपमेंट के लिए भी दिया था जी। तो मोदी जी का सपना है कि हमारा देश युवाओं का देश है, वो आगे बढ़े, वहाँ युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रहे और खेल के माध्यम से भी हमारे देश का नाम हो। तो निश्चित ही ये जो खेल है, ये मुझे खेल नहीं है, दैनिक जीवनचर्या का हिस्सा भी बनना चाहिए, मैं सोचता हूँ। जहाँ हम सब लोग एजुकेशन के साथ में, दैनिक जीवनचर्या के साथ में स्पोर्ट्स को भी अपना एक हिस्सा बनाना चाहिए। जी। गहलोत जी, आप युवा हैं और इतनी कम उम्र में, क्योंकि एक कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा पा जाना, और वो भी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री जैसा एक महत्वपूर्ण विभाग, जिसे किसी भी सरकार के एक बहुत ही एक की पोर्टफोलियो के रूप में देखा जाता है, इस विभाग के मंत्री बन जाना आपके लिए कैसा अनुभव है? क्या आपको लगता है कि विभाग का तनाव अपने ऊपर महसूस करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी संगठन का धन्यवाद करता हूं, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का, केंद्रीय संगठन का, और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी का, तमाम प्रदेश स्तर के आला कमान का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मेरे जैसे साधारण व्यक्ति को राजस्थान सरकार में, पहले तो मैं इस बात के लिए भी धन्यवाद दूंगा कि मुझे 35 साल की उम्र में उन्होंने एमएलए बना दिया। तो मैं सोचता हूं कि मेरा कुछ भी नहीं है, मैं जो कुछ हुआ पार्टी की वजह से हूं, संगठन की वजह से हुआ। दोबारा फिर मेरे ऊपर भरोसा जताया और मुझे पार्टी के कारण ही मैं जीता हूं, और पार्टी ने मुझे इस बार जब राजस्थान सरकार में मंत्री पद की जिम्मेदारी दी, मैंने सोचा नहीं था कि कभी मैं इस पद पर पहुंचूंगा, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की आंतरिक खूबसूरती है, भारतीय जनता पार्टी के लोकतंत्र की खूबसूरती है कि जहां छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को भी पूरा सम्मान मिलता है। देश के प्रधानमंत्री जी एक समय चाय बनाकर जब गुजारा करते थे अपनी माताजी के साथ में, आज देश के प्रधानमंत्री हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी में ही संभव है। ये राज परिवार की पार्टी नहीं है, ये जनता की पार्टी है, इसलिए यहाँ अच्छे कार्यकर्ताओं को मान सम्मान दिया जाता है। तो मैं सोचता हूँ कि मुझे जो जिम्मेदारी दी है, तो मेरा ये सौभाग्य है कि मैं राजस्थान की 8 करोड़ जनता के जन कल्याण के काम करूँ, और जो सरकार की, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, उनकी जितनी भी फ्लैगशिप और वेलफेयर स्कीम्स हैं, उनका लाभ हमारे जो वंचित वर्ग है वहाँ तक पहुँचे, जो सरकार की मंशा है। और राजस्थान सरकार का, राजस्थान की जनता का जो मंशा के अनुसार चहुमुखी विकास है, उसको करने के लिए हम लोग संकल्पित हैं और उसका पूरा करेंगे। जी, हम प्रदेश के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के संबंध में चर्चा हम विस्तार से करेंगे, लेकिन अभी जैसा कि आपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जिक्र किया, प्रधानमंत्री मोदी का एक संकल्प है विकसित भारत का संकल्प, और वो बार बार अपने भाषणों में कहते हैं कि 2047 तक हमें देश को विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा करना है। क्या आपको लगता है कि विकसित भारत की इस यात्रा में युवा अपना योगदान किस तरह से दे सकते हैं? किस तरह से सामाजिक न्याय के माध्यम से एक विकसित भारत का संकल्प खड़ा हो सकता है? देखिए, ये प्रधानमंत्री मोदी जी की दूरदर्शिता का ही परिणाम है कि उन्होंने आज़ादी के अमृतकाल में, जब आज़ादी को 75 साल पूरे हो गए, 2047 वर्ष तक 2047 तक 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे, तो मोदी जी का सपना है कि भारत जो विकासशील देश है उसको विकसित राष्ट्र कैसे बना सकते हैं। जी, आज उनके नेतृत्व में पिछले 10 सालों में भारत ने सबसे बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था के रूप में भारत को स्थापित किया है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और उनका सपना है कि वर्ष 2029 तक, जब तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, केंद्र में
एनडीए की सरकार बनेगी, तब भारत को 5वीं से तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में स्थापित करना उनका सपना है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो उसमें प्रत्येक वर्ग के सहयोग की आवश्यकता है। जैसे मोदी जी कहते हैं कि जब मैं मतलब हमारा परिवार जो है ये पूरा भारत का 140 करोड़ की आबादी है जी। जब देश की आबादी का एक कदम आगे बढ़ता है तो वो 140 करोड़ कदम आगे भारत बढ़ता है। तो ये कहीं न कहीं, चाहे विदेश नीति का मामला हो, कूटनीति का मामला हो, आर्थिक शक्ति का हो, सैन्य शक्ति का हो, आत्मनिर्भर भारत का हो, तो ये सब मोदी जी के नेतृत्व में दूरदर्शी सोच का परिणाम है। और उन्होंने वाकई में मेहनत भी की। पिछले 9-10 सालों में जो आपने देखा होगा, उन्होंने भारत को वसुधैव कुटुंबकम, जो हमारी सदियों की परंपरा रही है वसुधैव कुटुंबकम की, ऋषि मुनियों ने भी कहा है हमारा देश सबको साथ देकर चलने में विश्वास करता है, इसलिए सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विकास, सबका विश्वास, यही तो हमारा मूल मंत्र है। मैं सोचता हूँ युवाओं को साथ लेकर के, ये युवाओं का देश है, तो निश्चित ही भारत, हमें पूरा विश्वास है आने वाले समय में नरेंद्र नाथ दत्त, स्वामी विवेकानंद जी को, उनका सपना था 1853 में जो उन्होंने कहा था शिकागो में कि 21वीं सदी में भारत विश्व गुरु बनेगा। तो ये नरेंद्र मोदी जी के रूप में वो विश्व महाशक्ति की ओर भारत अग्रसर है। और ये जो लंबा कालखंड रहा है भारत को आर्थिक शक्ति के रूप में वैश्विक महागुरु को स्थापित करने का, तो निश्चित ही हमें पूरा भरोसा है कि सब वर्ग साथ मिलकर, जाति, धर्म, पंथ, मजहब से ऊपर उठकर भारतीय होने के नाते हम सब लोग मिलकर काम करेंगे और मोदी के सपने को पूरा करेंगे। और निश्चित रूप से इसकी शुरुआत इससे भी हो चुकी है क्योंकि पूरा विश्व जो है वो भारत की तरफ एक बड़ी आशा के साथ में और प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ एक बड़े विश्वास के साथ देख रहा है। हम अपनी बातचीत को जारी रखते हुए हमारे प्रदेश की कुछ योजनाओं के बारे में और प्रदेश के जनता के विकास और विशेष रूप से सामाजिक न्याय और अधिकारिता के बारे में संबंध में बात करें, उससे पहले कुछ एक बातें आपके जीवन से जुड़ी हुई हम और भी हमारे पास बाकी हैं। अविनाश जी, अक्सर सामाजिक जीवन में जब व्यक्ति होते हैं तो उनके परिवार को ये शिकायत होती है कि वो उनको समय नहीं दे पाते। अब देखिए, आपकी उम्र, फिर से हम आपकी उम्र की बात करेंगे, आपकी उम्र वो नहीं है कि आपकी सारी पारिवारिक जिम्मेदारियां पूरी हो चुकी हैं, परिवार भी है। तो उस सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में, पारिवारिक जिम्मेदारियों में समन्वय किस तरह से रखते हैं? देखिए, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होने के नाते जी, वैसे तो पूरा राजस्थान का जो परिवार है वो हमारा है जी, और उसके बाद फिर भी पारिवारिक परिस्थितियां बनती है तो आजकल सब एडजस्ट हो जाता है। परिवार वालों को पता है कि वहाँ फैमिली में और लोग भी हैं, घर में सब रहने वाले लोग हैं, तो उनके साथ बातचीत लगातार होती है। लेकिन फिर भी व्यस्तताओं के कारण, जिम्मेदारी के कारण थोड़ा समय कम मिलता है। लेकिन फिर भी उनको बहुत खुशी है कि भाई चलो कोई नहीं, हमारे परिवार से कोई व्यक्ति है जो नरेंद्र मोदी के सपनों को पूरा करने के लिए दिन और रात मेहनत करते हैं। और वाकई में हमें जब ये महसूस होता है कि आज नरेंद्र मोदी की उम्र क्या है, उस उम्र में 24 घंटे में से 18-18, 20-20 घंटे अगर ऐसे व्यक्ति काम करते तो हमें भी, उनसे हमारी आधी उम्र है तो हमें भी उनसे सीख लेते हुए, प्रेरणा लेते हुए काम करना चाहिए। और वो जो काम कर रहे हैं जनहितार्थ के लिए कर रहे हैं, जन कल्याण के लिए कर रहे हैं, भारत माता को पुनः वैभव पर पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। तो हमारा भी सपना है कि हम भी उनके आदर्शों पर चलकर ऐसा काम करें ताकि उनका जो सपना है उसमें एक कदम हम पीछे चलते हुए उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करें। तो ये विकसित भारत का सपना तभी पूरा होगा जब विकसित राजस्थान का सपना पूरा होगा। और विकसित राजस्थान के सपने को पूरा करने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की भी बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बनती है। इसलिए हमारा प्रयास है कि वो चाहे वंचित वर्ग हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे अति पिछड़ा हो, चाहे दिव्यांग हो, चाहे ऐसी कैटेगरी के लोग हो, चाहे एसटी के हो, जो भी वंचित वर्ग के जो लोग हैं जी, उनको हम लोग जीवन में अगर वास्तव में आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से आगे ले जा सके तब हमारा सपना पूरा होता है। वैसे भी हमारे मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम अंत्योदय से सूर्योदय की ओर चल पड़े हैं, वो प्रधानमंत्री मोदी जी का भी सपना है जी। और अंत्योदय की बात मैंने इसलिए करी कि मेरा जो विभाग है ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जो हैं हमारे मार्गदर्शक के रूप में, जिन्होंने अंत्योदय का सपना देखा था, आदरणीय भैरव सिंह जी शेखावत से लेकर आज भजनलाल शर्मा जी तक, जब हमारी सरकार रही है, उन्होंने कहा था कि हम समाज के आखिरी छोर पर बैठे व्यक्ति के जीवन स्तर को ऊपर उठाने का काम करेंगे। तो मेरा जो विभाग है समाज कल्याण विभाग, सामाजिक अधिकारिता न्याय विभाग, उसका मूल मंत्र यही है अंत्योदय का। तो अब जबकि आपने सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के मंत्री का पदभार संभाल रहा है, कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में आप इसको नेतृत्व दे रहे हैं, तो सबसे पहली जो बात हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि इस क्षेत्र में काम करने के लिए आपकी सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी? किस क्षेत्र के विकास को, किस क्षेत्र का लाभ पहुंचाने को आप अपनी पहली प्राथमिकता रखते हैं? देखिए, विभाग के अंदर मुख्य रूप से जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के जो लोग हैं और
एमबीसी वर्ग के जो लोग हैं और जो दिव्यांग हैं, विमंदित लोग हैं, ये विभाग से लाभान्वित होते हैं। जी, मैं आपसे इतना निवेदन करता हूं कि राजस्थान सरकार की तरफ से आज की तारीख में 90 लाख के करीब लोगों को पेंशन हमारे विभाग के द्वारा मिलती है, राजस्थान सरकार की तरफ से मिलती है। और उसके अलावा जो छात्रों को स्कॉलरशिप की योजना है वो मिलती है, और जो नारी निकेतन है उसके माध्यम से हम लोग करते हैं, पालनहार योजना है वो चलती है हमारी, और मुख्यमंत्री कन्यादान योजना चलती है, और देवनारायण आवासीय छात्रावास चलते हैं, अंबेडकर छात्रावास चलते हैं। तो बहुत बड़ी योजना है, ये सारी की सारी योजना है पिछड़े और वंचित वर्ग के लोगों के कल्याण के लिए होती है। तो मैं सोचता हूं कि ये जो विभाग है ये राजस्थान की आबादी का 70% परिवारों को कवर करता है, और लगभग 1 करोड़ से ज्यादा के करीब इसके लाभार्थी हैं राजस्थान में जो हमारे विभाग से जुड़े हुए हैं। और आप अगर इसको पूरा देखेंगे बारीकी से, तो इसमें वास्तव में वंचित वर्ग के लोग ही हैं जिनको कहीं न कहीं समाज में उचित सम्मान नहीं मिला है। तो ये समाज कल्याण विभाग ही उनके साथ में खड़ा है और वो उसको पूरा करने का प्रयास करें। जी, हमारे भारत में एक बहुत समय की हम बात करें तो एक काफ़ी लंबे समय से एक समस्या रही है कि लाभार्थी को लाभ की योजनाएं तो बहुत होती हैं, लेकिन लाभार्थी को वास्तविक रूप में उसका लाभ मिल सके, इसके लिए हमेशा से प्रश्न चिन्ह रहे हैं। क्या आपकी सरकार में आपकी तरफ से इस बात को सुनिश्चित किया जाता है कि जो लाभार्थी को, जिस लाभार्थी को लाभ मिल रहा है वो उसी को मिले और वास्तविक रूप से मिले? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री जनधन खाते खोलकर उस कल्पना को निराधार साबित किया है। जब देश के कभी प्रधानमंत्री राजीव गांधी जो कांग्रेस के थे, उन्होंने कहा था कि मैं दिल्ली से जब 1 रुपये भेजता हूं तो जहां गांव में पहुंचता, वास्तविक लोगों तक पहुंचता 15 पैसे ही पहुंचते हैं, 85 पैसे दलाली बिचौलिए खा जाते हैं। लेकिन इसको, बिचौलियों को, दलाली को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने जनधन खाते खुलवाए, करोड़ों की संख्या में खाते खुले, जीरो बैलेंस पे खाते खुले। आज लाभार्थी का 100% जो पैसा है, अनुदान है, लाभार्थी की जो राशि है वो उनके खातों में पहुंचती है। यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी की जो बात होती है वो संकल्पना के साथ में आप काम कर रहे हैं। जी, उस समय कांग्रेस के लोगों ने मजाक भी की थी, लेकिन ये प्रधानमंत्री मोदी का सपना था कि वास्तव में जो लाभार्थी हैं उसको सरकार की योजनाओं का लाभ उस तक पहुंचे, उसमें किसी की आवश्यकता नहीं रहे। तो एक बटन दबता है तो उसकी सारी योजनाओं का जो पैसा उसको लाभार्थी है, वो जो पात्र व्यक्ति है, उस तक वो पहुंच जाता है। तो ये जो युग परिवर्तन हुआ है ये मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। तो कहीं ना कहीं करप्शन पर लगाम लगाने का सबसे बड़ा उन्होंने जो काम किया है वो जनधन खातों के माध्यम से किया। पहले 2-3 महीने की पेंशन नहीं आती थी, गरीब लोगों की पेंशन उठा लेते थे, 3 महीने का बोल के 2 महीने की देते, ये सारा खत्म हो गया। अब जनधन खातों के माध्यम से ट्रांसपेरेंसी के साथ में अब ये काम हो रहा है। जी, एक व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है कि वो पूरी गरिमा और पूरे सम्मान के साथ अपना जीवन जिए। किसी व्यक्ति की गरिमा और सम्मान की रक्षा के लिए आपके विभाग की ओर से, यानी कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की ओर से क्या प्रयास रहते हैं? ऐसी कौन सी विशेष योजनाएं हैं जो एक व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए एक सहायक सिद्ध हो सकती हैं? देखिए, हमारे पास में बहुत सारी विभाग की स्कीम्स, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। यहाँ पालनहार योजना के माध्यम से हम 5.5 लाख बच्चों को सरकार की तरफ से सहायता उपलब्ध कराते हैं, और जिसमें योजना के तहत जो बालक बालिका हैं उनको 750 रुपये से लेकर 2500 रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। अच्छा। 90 लाख के करीब पेंशनर को अभी हम लोग पेंशन दे रहे हैं। तो हमारे अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी थी, चुनाव से पहले हमारा वादा भी था, उसको 1000 से बढ़ाकर 1150 रुपये हमने कर दिया है। ये कुल मिलाकर ऐसी योजना है जो वास्तव में आम गरीब जनता के हित के लिए होती है। चाहे मुख्यमंत्री कोरोना सहायता हो, चाहे अंतर्जातीय विवाह योजना हो, और महिलाओं के लिए भी विशेष रूप से अभी जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास किया है 33% महिलाओं के आरक्षण का, तो शक्ति वंदन अधिनियम कार्यक्रम भी चल रहा है। सेल्फ हेल्प ग्रुप की जितनी भी हमारी बहनें हैं उनको साथ में लेकर उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने का काम हम लोग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार का लक्ष्य यह है कि वो समाज के प्रत्येक वर्ग के साथ मिलकर काम करे, सरकार की योजनाओं को उन तक पहुंचाए और वास्तविक रूप से उनका लाभ अधिकतम लोगों तक मिले, तब जाकर सरकार की योजना है वो सफल संचालित मानी जाती है। जी, कहते हैं किसी भी समाज के निर्माण के लिए, किसी भी समाज के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है शिक्षा, और अगर समाज के वंचित तबके को अगर शिक्षा का लाभ न मिले तो उसके विकास की, उसकी प्रगति की तरह की कल्पना करना भी बेमानी होता है। समाज के वंचित और पिछड़े तबके में शिक्षा के प्रसार के लिए क्या आपकी सरकार की तरफ से, आपके विभाग की ओर से कोई योजना विशेष प्रस्तावित है जिसका आप जिक्र करना चाहें?
देखिए, सरकार की लंबे समय से उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना चल रही है, जहां एससी वर्ग के लोगों को मिलती है, एसटी वर्ग के लोगों को मिलती है, ओबीसी वर्ग के लोगों को मिलती है जी। और उसके अलावा भी मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना है, मीरा सीएम भिस्ती समुदाय की उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना है, देवनान योजना के अंतर्गत स्कूटी वितरण योजना है, प्रोत्साहन राशि योजना है, देवनान आवासीय विद्यालय है, मुख्यमंत्री अनुपूर्ति योजना है, जिसमें हम लोग वर्ष 2023-24 में भी लगभग 20,000 के करीब छात्रों को प्रतिष्ठित संस्थानों के माध्यम से कोचिंग करा चुके हैं जी। और यहाँ हम लोगों को प्रशासनिक सेवाओं में जो मेरिट के आधार पर जिन लोगों का सिलेक्शन होता है उनको अनुपूर्ति मुख्यमंत्री कोचिंग योजना में हम लोग एडमिशन दिलाते हैं, जिनको सरकार स्कॉलरशिप देती है। चूँकि विद्यार्थी और युवा देश का भविष्य है और उनके उज्जवल भविष्य के लिए राज्य सरकार की ये जो अनुपूर्ति योजना है बहुत महत्वपूर्ण योजना है जी। तो मैं सोचता हूँ प्रतिष्ठित संस्थान जितने भी हैं हम लोग मेरिट बेस तय करते हैं कि ये जो मेरिट में आएंगे उन्हीं को हम लोग इसमें एफिलिएशन करेंगे सरकार के साथ में। हाँ, तो बहुत सी योजना है सरकार की, मुख्य रूप से जो युवाओं के लिए है, छात्र छात्राओं के लिए है, जो शिक्षा के संबंध में जुड़ी हुई है। तो जब शिक्षा एक महत्वपूर्ण आधार स्तंभ है आगे बढ़ाने का, और इसमें एक बात और मैं जोड़ना चाहता हूँ कि पिछले कई वर्षों से देश के अंदर लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति काम कर रही थी जी। तो लगभग 34 वर्षों के बाद में वर्ष 2020 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने नई शिक्षा नीति को लागू किया है जी। इस नई शिक्षा नीति में जो इस सत्र के बाद में नए सत्र से लागू होगी, क्रियात्मक रूप से अभी वर्ष 2024-25 के सत्र में लागू हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। इसमें हुनरमंद लोगों को स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से उसमें जोड़ा गया है ताकि व्यक्ति पढ़ लिखने के बाद में जो प्रधानमंत्री मोदी की श्री विश्वकर्मा योजना है रोजगार देने की, हाँ, उसके माध्यम से और नई शिक्षा नीति के माध्यम से जो व्यक्ति हाथ का हुनर रखता है, स्किल रखता है, उसको पढ़ाई के साथ साथ उसमें रोजगार भी उसको मिल सकता है। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है जो सरकार की तरफ से मिला है। आने वाले समय में शिक्षा के क्षेत्र में भी ये एक युगांतरकारी परिवर्तन साबित होगा जो इसी सत्र से लागू होने वाला है जी। अविनाश जी, आधी आबादी की अगर बात करें तो आज भी आधी आबादी यानी कि हमारे समाज का जो नारी वर्ग है वो समाज में अपना वो स्थान बनाने के लिए आज भी संघर्ष कर रहा है। हालांकि बातें बहुत होती है और हालांकि बहुत अच्छी एक सकारात्मक पहल है कि महिलाओं को राजनीतिक क्षेत्र में बहुत बड़े आरक्षण की भी व्यवस्था की गई है ताकि उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके। लेकिन इस आधी आबादी के आर्थिक सम्मान और आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए आपके विभाग की तरफ से क्या प्रस्तावित है? देखिए, महिलाएं समाज की मतलब मुख्य केंद्र बिंदु होता है। महिलाओं के बिना समाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने महिलाओं के सम्मान में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास किया। लोकसभा और विधानसभाओं में 33% आरक्षण देने की बात कही है, जो इतने समय सरकार कहती आई है। और जो विपक्षी सरकार है, कांग्रेस के बारे में कहा जाता है, उसके सहयोगी दल के बारे में कहा जाता है, उन्होंने सदैव इसका विरोध भी किया है। और उसके बाद में जो 3 तलाक का मुस्लिम माताओं बहनों के लिए मोदी सरकार का निर्णय था, तो वो भी कहीं ना कहीं महिलाओं के सम्मान के लिए था। आज देश की महामहिम राष्ट्रपति के रूप में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को बनाकर माननीय प्रधानमंत्री मोदी के नारी सम्मान का बहुत बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया है। तो कहीं ना कहीं उनके मन में ये सम्मान है कि जो महिलाएं हैं हमारे देश में, तो वैसे ही जहां महिलाएं रहती वहां उनको पूजनीय कहा जाता है और उनको बड़े सम्मान की नज़र से देखा जाता है। तो नारी सम्मान के लिए हमारे पास में विधवा पेंशन योजना भी है, एकल नारी योजना भी है। और ये जो पालनहार में जो बच्चे हैं, जो विधवा महिलाएं हो जाती हैं, उनके परिवार को खाद्य सुरक्षा के माध्यम से उनको भी बड़ा सम्मान दिया जाता है। और बहुत सारी स्कीम है, पेंशन तो है ही, पेंशन के माध्यम से उनको आर्थिक सम्मान मिलता है, सामाजिक सम्मान भी मिलता है। और हमारी एक उज्ज्वला योजना भी है राजस्थान सरकार की, जहां कुछ ऐसे जिनको हम लोग सेक्स वर्कर्स महिलाएं कह सकते हैं जी, उनके जीवन को वहां उस पीड़ा से बाहर निकालकर नया जीवन देने का काम भी हम लोग कर सकते हैं जी। तो ये राजस्थान सरकार की उज्ज्वला योजना है, इसको भी हम लोग महिलाओं के सम्मान के साथ में देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर हमारी सरकार का उद्देश्य है कि महिलाओं को, माताओं बहनों को, मातृशक्ति को सम्मान मिले। पूरे संकल्प के साथ में राजस्थान की सरकार माताओं बहनों के सम्मान के साथ में खड़ी है जी। अभी आपने जैसा कि अपने घर परिवार की नारी के आपने बताया कि जो महिलाएं हैं वो परिवार की धुरी होती हैं और हमारे समाज की धुरी होती हैं। एक बार फिर से आपके इस जो जैसे कहते हैं कि व्यक्तिगत जीवन या पारिवारिक जीवन की बात करें कि जब एक कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में आपका एक बहुत व्यस्त दिनचर्या आपके निश्चित रूप से कोई भी कल्पना कर सकता है कि रहती होगी। ऐसे में खुद अपने लिए कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपने लिए एक मी टाइम की आवश्यकता होती है। हमारा सवाल आपसे ये है कि श्री अविनाश गहलोत जी के लिए अपना मी टाइम क्या है?
अपने आप को एंटरटेन करने के लिए और अपने आप को ऊर्जावान रखने के लिए क्या आपके लिए महत्वपूर्ण होता है? देखिए, सार्वजनिक जीवन में 24 घंटे भी काम करने के लिए कम पड़ते हैं, और जब हम लोग इतनी बड़ी जिम्मेदारी को ग्रहण कर लेते हैं उसके बाद में व्यक्तिगत हमारे लिए कुछ होता नहीं है। हम जरूर दो आंखों से देखते हैं, लेकिन पूरा जो समाज है, परिवार है, जो लोग हैं, वो हमें हजारों लाखों आंखों से देखते हैं जी। इसलिए जीवन में पारदर्शिता होना भी जरूरी है। चारित्रिक रूप से भी हम सबको समाज में वो एक मॉडल पेश करना होता है, और हम लोगों को मानसिक रूप से भी तैयार होना पड़ता है कि हमें जो काम मिला है, हमें जो जिम्मेदारी मिली है, वो कहीं न कहीं बड़े मकसद को पूरा करने के लिए मिली है जी। तो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को, व्यक्तिगत एंटरटेनमेंट को छोड़कर हमें तो सिर्फ सर्वजन हिताय को रखते हुए सार्वजनिक हित के ही काम करने होते हैं। तो हम तो आज भी रात को 12:30-1 बजे तक सचिवालय में रहते हैं, वहाँ काम करते हैं, फाइलें निपटाते हैं, सरकार की जो योजना है उनको पूरा करने का काम करते हैं। तो व्यक्तिगत कुछ भी नहीं है, बस 24 घंटे काम करने की इच्छा, क्योंकि मोदी जी हमारे आदर्श हैं, तो उनको देखकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को आपने देखा होगा रात को 2 बजे भी सोते नहीं है, वो कहीं ना कहीं काम में लगे रहते हैं। तो उस सरकार के मुखिया जब इतना करते हैं तो हम तो उनके अंग हैं, इसलिए हमारी जिम्मेदारी उनसे भी ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन उनके बराबर रखने का प्रयास करते हैं। नहीं, लेकिन इसके साथ में अपने आप को ऊर्जावान रखने के लिए कहीं ना कहीं, जैसा कि आपने बताया कि आपके फिजिकल फिटनेस आपके लिए जीवन की शुरुआत में एक बहुत महत्वपूर्ण आकर शौक था, और आप एक फिजिकल कोच के रूप में भी अपने आप को एक बार स्टैब्लिश करने के बारे में सोच रहे थे। क्या अपने शौक, अपने किसी पारिवारिक रुचि, अपनी व्यक्तिगत रुचियों को भी क्या अभी आपने बिल्कुल ही समाप्त कर दिया है, या अभी भी कोई, जैसे कुछ लोग संगीत है, संगीत के शौक को अपने जिंदा रखते हैं, क्या इस तरह की ऐसी कोई चीज जो आपको ये ऊर्जा, पीछे से ऊर्जा प्रदान करती रहती है? देखिए, वैसे समय तो कम मिलता है, लेकिन जब भी बाई कार कहीं सफर करते हैं, थोड़ा समय मिलता है, तब सोशल मीडिया का जमाना है, तो उसमें कहीं न्यूज अपडेट होती है, और जो हम लोग नरेंद्र मोदी ऐप देखते हैं, नमो ऐप, उसके माध्यम से सरकार की योजनाओं को देख लेते हैं, ताकि उससे जानकारी भी मिलती है और कुछ बहुत सी बातें सीखने को भी मिलती है। कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से, कुछ हम प्रभु श्री राम के भजन सुन लेते हैं, जिससे ऊर्जा मिल जाती है, और आध्यात्मिक रूप से भी मुझे बहुत शक्ति मिलती है। मैं तो एक्चुअली मैंने वो गरीबी देखी है, जब मैं केलू के मकान में बड़ा हुआ हूँ, वहाँ से पढ़ लिख कर, तो मुझे पता है कि समाज के जो पीड़ित वर्ग है, वंचित वर्ग है, उनके साथ में क्या क्या आज के समय में परेशानियां हैं। तो मेरी ऊर्जा का तो वही होता है कि जब मैं अपने से छोटे वाले लोगों को देखता हूं, तब मुझे ये लगता है कि नहीं, कहीं ना कहीं मैं उस कहीं ना कहीं वही आपकी प्रेरणा बन जाते हैं, और वो अपने आप को, अपने स्वयं को भूल करके आप अपने सार्वजनिक जीवन की ओर बढ़ जाते हैं। बिल्कुल। मैं जब अभी बीकानेर में गया था, और इससे पहले जब मैं मंत्री नहीं था, MLA भी नहीं था, तब मैं जोधपुर में एक मेंटल जो NGO चलाते हैं, मेंटल बच्चों का, लावारिस बच्चों का, मैं वहाँ गया था, बाकी मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं भावनात्मक रूप से बहुत जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, और ईश्वर पे बहुत भरोसा रखता हूँ जी। और जब मैंने देखा वाकई में ऐसी परिस्थिति, और मैं मेरी विभाग के बारे में बताता हूँ कि जब मेरे फादर कहा करते थे कि मैं प्रशासनिक सेवा में जाऊँगा जी, तो मुझे लगा यार मैं कितने लोगों की सेवा कर पाऊंगा, कुछ हजार लोगों की, कुछ सैकड़ों लोगों की सेवा कर पाऊंगा। लेकिन राजनीति में आने का अवसर मिला तो मुझे ये लगा कि ईश्वर ने मुझे मौका दिया कि मैं लाखों लोगों की सेवा इससे सेवा राजनीतिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से कर पाऊंगा। तो आज बहुत से लोग आशा भरी नज़र से देखते भी हैं, उसमें बहुत लोग हैं उनके काम करने की इच्छा भी होती है, काम करते भी हैं। तो मेरा इतना है कि बस अपने से छोटे लोगों से अगर हम लोग प्रेरणा लेते हैं, और जो गरीब लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, उनको अगर हम लोग देखें तो वाकई में काम करने का मजा भी आता है, और मेरा विभाग तो उसी के लिए काम करता है जी। हमने समाज के बहुत सारे वंचित और पिछड़े तबकों की बात की, और जब पारिवारिक ढांचे की हम बात करते हैं तो हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारी संस्कृति में हमेशा से हमारे बुजुर्गों को मार्गदर्शक का एक बहुत बड़ा सम्मान दिया गया है। बुजुर्गों के कल्याण के लिए और उनमें पिछड़े और वंचित वर्ग के बुजुर्गों को लाभ पहुंचाने के लिए आपके विभाग की किस तरह की योजनाएं हैं जिसका आप उल्लेख करना चाहें? देखिए, बुजुर्ग हमारे समाज की नींव और मार्गदर्शक दोनों हैं। बुजुर्गों के कल्याण के लिए विभाग द्वारा भक्त श्रवण कुमार कल्याण आश्रम, डे केयर सेंटर, वृद्ध आश्रम आदि संचालित किए जा रहे हैं राजस्थान सरकार की तरफ से जी। राज्य में वृद्धजन नीति के तहत वृद्ध एवं अशक्त गृह जो हैं वो संचालित किए जा रहे हैं, जिसमें 60 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष और महिलाओं को रखा जाता है। राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में 43 वृद्धाश्रम और 16 के करीब डे केयर सेंटर संचालित किए जा रहे हैं। और अभी हाल ही में मैं कुछ जगह पे गया हूँ, वहाँ मैंने देखा है तो ये बड़ी चिंता का विषय होता है कि जब वृद्ध आश्रम संचालन करने की जरूरत क्यों पड़ती है।
सरकार क्यों मतलब ये क्यों कई बार ये प्रश्न खड़ा होता है कि आखिर जब बुजुर्गों की जो केयर घर में ही होनी चाहिए तो वृद्धाश्रम की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो क्या है, जब आदमी के मन में महत्वाकांक्षा आ जाती है, माता पिता बड़े बुजुर्गों के प्रति सम्मान की जब कमी हो जाती है तो इन वृद्धाश्रम की जरूरत पड़ती है। जी, मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ऐसे वृद्धाश्रम कहीं खोलने जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़े। जी, जो घर के बड़े बुजुर्गों के मान सम्मान, उनकी देखभाल करने का केयर टेकर के रूप में बच्चों की जिम्मेदारी बनती है, उनको पूरी ईमानदारी से निभाना चाहिए। मैं इस बात को समझता हूँ, आज अगर मैं मेरे माता पिता की सेवा नहीं करूंगा तो कल मुझे भी उस दौर से गुजरना पड़ेगा जब मेरे बच्चे मेरी सेवा नहीं करेंगे। बिल्कुल, तो ये एक बहुत चिंताजनक स्थिति है कि ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी समाज में कहीं ना कहीं विकार है, कहीं ना कहीं समाज का यह दोष है कि पाश्चात्य संस्कृति के चलते हम लोग परिवार की जिम्मेदारी को भूल जाते हैं। बड़े बुजुर्ग जो हमसे आशा अपेक्षा रखते हैं, क्योंकि जब हम छोटे होते हैं तो हमें भी बड़ा करते हैं, उनको हमें बड़ा पढ़ाई के अंदर भी, एजुकेशन में पैसे भी कहाँ से लेके आते हैं वही जानते हैं। लेकिन उसके बाद में हम उस परिस्थिति को भूलने के बाद में माता पिता को भूल जाते हैं जिन्होंने हमें जन्म दिया। तो ये बड़ी चिंताजनक स्थिति है। मैं इससे सहमत नहीं हूँ और हमारा प्रयास ये रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो अपने परिवारजनों को साथ में रखें और ये जो संख्या है वृद्धजन की, ये आश्रम की, ये कम हो और वहाँ कम से कम लोग उसमें आए। जी, अभी हाल ही में राजस्थान सरकार की तरफ से लेखानुदान पेश किया गया है, क्योंकि वित्तीय वर्ष बिल्कुल समाप्ति की ओर है। लेकिन ये लेखानुदान क्योंकि नई सरकार का पहला लेखानुदान था तो इसको एक तरीके से मिनी बजट की तरह से देखा गया। इस लेखानुदान में आपके विभाग की तरफ से कौन सी ऐसी विशिष्ट योजनाएं आगे आने वाले समय के लिए प्रस्तावित की गई हैं, जो आपका एक तरीके से विजन हम कह सकते हैं? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री का सपना है कि सामाजिक सुरक्षा जो है वो प्रत्येक वर्ग को मिले और उसी क्रम में अभी मैंने आपको बताया कि जो पेंशन पहले 1000 रुपए मिलती थी उसको 1150 रुपए बढ़ा दिया। जी। हमारी सरकार का सपना है हम लोग 1500 रुपए के करीब करेंगे, लेकिन क्रमबद्ध तरीके से हमने पहले वित्तीय वर्ष में 1150 रुपए किया है, उसके बाद और करेंगे जी। और इस बजट के अंदर चूंकि ये वोटर अकाउंट था, लोकसभा के चुनाव भी हैं तो जुलाई में पूरा बजट आएगा, लेकिन फिर भी पिछले 5 सालों में कांग्रेस के करप्शन के कारण, कांग्रेस के तुष्टीकरण के कारण, कांग्रेस के परिवारवाद के कारण, कांग्रेस के ये जो कुर्सी की लड़ाई थी उसके कारण जितना सरकार को नुकसान हुआ है, सरकार को तो क्या नुकसान होना है, जो राजस्थान की जनता का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई जितना जल्दी हो सके हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि मान सम्मान स्वाभिमान राजस्थान की जनता से जुड़ा हुआ है। सरकारें आती है जाती है, लेकिन सरकार होती गरीब कल्याण के लिए। तो गरीब कल्याण की योजनाओं का लाभ उन तक मिले, गरीब कल्याण की योजनाएं बनाए, सफल संचालन हो। और सबसे बड़ा ये है कि हमने इसमें 250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, स्कूल में साफ सुथरे टॉयलेट बने, जो रिपेयर हो स्कूल से वो हो, उनका भी है। विशेष रूप से मेरे विभाग की बात करें तो आने वाले समय में हम पिछली कांग्रेस सरकार के समय जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो ITI हैं, जो कॉलेज संस्थान हैं, जो छात्रवृत्ति हमारे विभाग से लेते हैं, हमने 311 ऐसे संस्थान थे जिनको ब्लैक लिस्ट किया है। अच्छा, ये बहुत दुरुपयोग कहीं ना कहीं दुरुपयोग होता है, जो एक ही छात्र के खाते में 20-20 से लड़कों की छात्रवृत्ति जा रही थी। अच्छा, ये पिछले 5 साल में कांग्रेस सरकार के समय भ्रष्टाचार हुआ था और जब हम आते ही हमने 311 को ब्लैकलिस्ट किया, कुछ की छात्रवृत्ति को होल्ड पर रखा है, हम उसकी जांच करवा रहे हैं और एक आने वाले समय में हम लोग 2-3 काम और विभाग के माध्यम से करने वाले हैं, जो भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम होगा। ये जितने भी स्पेशल एजुकेशन के स्कूल हैं, जो विबंधित बच्चे रहते हैं उनमें आज भी दिव्यांग बच्चे, आज भी उसमें कुछ कॉलेज, कुछ संस्थान ऐसे जो थैले में चलते हैं। अच्छा, थैले में चलते हैं। बहुत जल्दी हम लोग बायोमेट्रिक आधार कार्ड से लिंक कर हम ट्रांसपेरेंसी के साथ में काम करेंगे, तो जितने बच्चे वाकई में उसके अंदर हैं उतने पढ़ते कि नहीं पढ़ते। हम एक टीम बना रहे हैं, टीम बनाकर सबका एक बार विजिट करेंगे, फिजिकल वेरिफिकेशन होगा सबका और आधार से उन बच्चों को लिंक करेंगे, चाहे वो जो उनके अटेंडेंस है वो, और जो स्कॉलरशिप है, स्कॉलरशिप में जितने भी बच्चे हैं स्कॉलरशिप बच्चों को मिलने चाहिए, लेकिन जो संस्थान उसके अंदर बदमाशी करते हैं और जो बच्चे बदमाशी करते हैं उनको हमेशा के लिए छात्रों ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। 311 कर दिया, और भी बहुत अच्छा प्रयास है, जो निश्चित रूप से जो धन के स्रोत हैं उनकी लीकेज रोकने में काफ़ी मददगार होगा। सर, हमारे पास समय की सीमाएं हैं, लेकिन आपको धन्यवाद देने से पहले हम आपसे ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि देखिए, आपने एक कैबिनेट मंत्री के रूप में अपना पदभार संभाल लिया है, लेकिन उस के साथ में आपकी तरफ तो पूरे प्रदेश की जनता देख रही है, लेकिन क्या होता है, आशा और अपेक्षा दो तरफा होती है, दोनों तरफ से आशा और अपेक्षा होती है। जब प्रदेश की जनता आपकी तरफ आशा और अपेक्षाओं से देखती है, ऐसे में आपकी जनता से क्या अपेक्षा है, किस तरह से वो समाज के वंचित वर्गों के कल्याण के लिए वो सहायक हो सकते हैं,
और ये भी जानना चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को अपने विभाग की ओर से और अपने व्यक्तिगत रूप से क्या संदेश देना चाहेंगे। देखिए, सरकार का विजन है कि सरकार की जितनी भी जन कल्याणकारी योजना है, योजना कोई गलत नहीं होती है। योजना का इम्प्लीमेंटेशन जो होता है, उसकी जो सही तरीके से क्रियान्वयन होता है, वो सही तरीके से होना चाहिए और बाकायदा ट्रांसपेरेंसी के साथ में होना चाहिए। ईमानदारी, निष्ठा और काम के प्रति समर्पण भाव होना चाहिए। तो मेरा तो आम जन से आपके माध्यम से यही निवेदन है कि सरकार की योजनाओं की जानकारी वास्तविक लोगों तक मिले। योजना की जानकारी मिलने के बाद में उनको, जो वंचित वर्ग के लोग हैं, उनको उसका सीधा फायदा उन तक मिले और अधिक से अधिक लोगों को मिले, क्योंकि सरकार की योजना उनके लिए होती है। जब उनका ही फायदा उन तक नहीं पहुंचेगा तो तब योजनाओं का औचित्य नहीं रहता है। चाहे वो केंद्र सरकार की योजना हो, चाहे राज्य सरकार की हो, सबका लक्ष्य एक ही होता है कि योजनाओं का सफल क्रियान्वयन हो, उसका लाभ लोगों तक मिले। आप सब लोगों से मेरा राजस्थान की, प्रदेश की जनता से अपील है कि सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी लें, उनका आवेदन सही समय पर करें, उनका लाभ लें। और अगर कहीं आपको लगता है इसमें कोई मनमानी कर रहा है, कोई इसमें करप्शन कर रहा है, तो सीधे ही आप हमसे विभाग के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, डायरेक्ट मुझसे संपर्क कर सकते हैं। निश्चित ही आने वाले समय में समाज कल्याण विभाग एक आदर्श विभाग के रूप में साबित होगा। वो एक प्रेरणा का विषय बनेगा सबके लिए, जहां करप्शन जीरो होगा और पूरा काम पारदर्शिता के साथ में हम लोग आने वाले समय में करने वाले हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब समय है आपको धन्यवाद देने का। कार्यक्रम धरती धोरारी में आपके पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। और हम उम्मीद करते हैं कि जितनी युवा ऊर्जा के साथ में आपने इस विभाग में अपना कार्यभार संभाला है, इस विभाग को अपना नेतृत्व दे रहे हैं, आगे आने वाला समय राजस्थान की जनता के लिए, विशेष रूप से समाज के वंचित वर्ग के उत्थान के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। श्री अविनाश गहलोत, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, आज के हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित रहे। सर, एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अंतिम बात के साथ में खत्म करूंगा कि मैं जब छोटा था, बचपन में हम लोग पढ़ते थे, उस समय ये जो डिश टीवीज है ये नहीं हुआ करते थे। उस समय घर में एक जो एंटीना लगता ना, उसके माध्यम से दूरदर्शन हम लोग देखते थे। दूरदर्शन में पहले महाभारत भी आता था, पहले ये रामायण भी आती थी। जब बहुत छोटे थे हम लोग, 6-7 साल के हुआ करते थे, उस समय हमारे घर में टीवी नहीं थी। हम जब 10-20 परिवार की सामूहिक फैमिली थी, उसमें एक टीवी होती थी और उसमें हम लोग महाभारत रामायण भी देखते थे। फिर हम लोगों ने चित्रा देखना भी शुरू किया, फिर कुछ ऐसे सीरियल भी थे वो हम लोग देखते थे। तो ये दूरदर्शन ही एक ऐसा उस समय का चैनल था जो लगभग सबके घर में था। डिश टीवी उस समय कोई दूसरा चैनल नहीं हुआ करता था। तो उस समय ऐसा भी था कि उसका टाइमिंग था सुबह 7 से लेकर 10 बजे तक का। 10 बजे बाद उसका नेटवर्क बंद हो जाता था, शाम को फिर 5 बजे खुलता था। ऐसा कैसा एफएम स्टूडियो के अंदर भी हुआ करता था। तो जब ये बंद होता तब हमें ऐसा लगता है यार ये कैसा हो गया है, ये पूरा दिन चलना चाहिए। तब की परिस्थिति से लेकर आज दिन बहुत कुछ बदला है, लेकिन दूरदर्शन वाकई में आज अपनी जो उपयोगिता है, अपना जो क्रेडिट है, मैं तो उसको ही देना चाहता हूं कि वास्तव में जो राजस्थान की कला, संस्कृति, साहित्य जो है उसको संजो कर रखता है, हर एक छोटी छोटी चीज को जनता के सामने रखता है। और आज जिस कार्यक्रम का नाम आपने रखा है धरती धोरारी, ये वाकई में राजस्थान की कला संस्कृति का एक बेहद नायाब कार्यक्रम है। और मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं, दूरदर्शन को भी धन्यवाद देता हूं कि आप लगातार ऐसे ही अपनी ऊंचाइयों को छूते रहें। ये आपका समय आने वाला और अधिक अच्छा बने, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में है। और दूरदर्शन लोगों के हमारे विभाग के जितने भी काम हैं उनको भी आगे बढ़ाएगा, ऐसी हम आपसे अपेक्षा करते हैं। मुझे इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए दूरदर्शन का धन्यवाद। गौरव जी, आपका विशेष रूप से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। और निश्चित रूप से इस कार्यक्रम में पहले हमने आपको आभार सिर्फ आपके उपस्थिति के लिए, यहाँ पधारने के लिए दिया था, लेकिन जो शब्द आपने दूरदर्शन के लिए और दूरदर्शन की इस प्राचीन परंपरा के से, जो जिस रूप से परंपरागत अपना स्वरूप दूरदर्शन ने रखा है, उसकी यादें आज भी आपके जहन में हैं। इसके लिए हम आपके विशेष रूप से आभारी हैं। आज के इस कार्यक्रम में पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।